भारतीय संविधान में अधिकार। मौलिक अधिकार ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक स्वतंत्र लोकराज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसके बिना लोकतंत्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और बहुमत की ओर से अत्याचारों का खतरा बना रहता है। ये वक्तव्य है GN जोशी जी। मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकारों में जो कि संविधान प्रदत्त हमें है, उनमें पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी कि इस पे कानून भी है, इस पे हम अपनी बात रख सकते हैं, इसके लिए हम कानूनी मदद भी ले सकते हैं। दूसरा है, मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है, बल्कि इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो निरंकुश नहीं है कि हमें मिल गए तो हमने उनका मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, बल्कि अगर कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से किसी अन्य को कष्ट पहुंचाने के लिए इन अधिकारों का प्रयोग करता है तो उस पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिक, जिसके पास भारतीय नागरिकता है, को ही मौलिक अधिकार हमारे देश में प्रदत्त है। अब बात करते हैं कि इन सब मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है। संविधान के 32वें अनुच्छेद की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त और किसी दूसरे अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करूंगा। यह संविधान की आत्मा, उसका हृदय है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार प्रच्छा और पांचवा है उत्प्रेक्षण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका अर्थ है कि बंदी को, जिसको कि किसी अपराध की शक में या अपराध करने पर पुलिस ने बंदी बनाया है, को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। जिसको भी पुलिस अरेस्ट करेगी या गिरफ्तार करेगी, उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको पुलिस चौकी में ही ऐसे बंद करके कई दिनों तक रखा जा सके। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। ये उस व्यक्ति पर के बारे में है जिस व्यक्ति को लगता है कि मैंने तो कोई गलती की नहीं और मुझे बिना मतलब में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या गिरफ्तार कर लिया है, तो वो न्यायालय के शरण में जा सकता है। इसके लिए न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश न्यायालय देता है। उसे क्यों बंदी बनाया गया है, किस धारा के तहत बंदी बनाया गया है, किस अपराध के तहत बंदी बनाया गया है, इस स्थिति का सही मूल्यांकन न्यायालय करता है और बंदी बनाने के ढंग को भी देखता है, अवलोकित करता है। कि जैसे न्यायालय ने नियम बनाया है कि अगर एक किसी महिला को गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए महिला पुलिस ही वहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए जाएगी या महिला थाने में ही उसको ले जाया जाएगा या वहाँ पर महिलाएं होंगी। अब न्यायालय इस ढंग का भी अवलोकन करता है कि जो बंदी बनाया गया है
उस व्यक्ति को क्या वाकई में वैधानिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, अवैधानिक रूप से यानी कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, या गलत आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसका पक्ष भी सुनता है न्यायालय और पुलिस का पक्ष भी सुनता है। तो फिर उसे अगर उन्हें लगता है कि ये अवलोकन के बाद अगर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति क्या है, दोषी नहीं है, तो न्यायालय उसे तुरंत छोड़ने का आदेश भी दे देता है। यह है वंदे प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। जब कोई संस्था या सरकारी कर्तव्यों, जब कोई संस्था या उस संस्था का अधिकारी कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जिसके फलस्वरूप उसके साथ कार्य कर रहे या उसके अधिकार में कार्य कर रहे या उसके अधीनस्थ कार्य कर रहे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तब न्यायपालिका परमादेश द्वारा उस संस्था या अधिकारी को कर्तव्यों का पूरा करने का आदेश देती है। प्रतिषेध ये किसी व्यक्ति या संस्था को उस कार्य से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। यदि अधीनस्थ का न्यायालय अथवा अर्ध न्यायालय का कोई न्यायाधीश प्रतिषेध लेख की उपेक्षा करके कोई अभियोग सुनता है, तो उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया जाता है। अर्थात जो जिस कार्य के लिए है उसको उस कार्य के अंतर्गत ही नियमावली के आधार पर चलना होगा। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या अधिकारी को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करे। अब चौथा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में यदि कोई नागरिक कोई पद या अधिकार अवैधानिक ढंग से प्राप्त कर लेता है, गलत तरीके से, तो उसकी जांच हेतु यह अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। यानी कि उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस तरह से किया। ठीक है, ये अधिकार परीक्षा है, उससे पूछा जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है उसे इस कार्य के लिए जो उसने किया है या जो अधिकार उसने लिया है, इस पर अधिकार परीक्षा होती है। यानी कि पूछा जाता है, उससे एक नोटिस दिया जाता है। उत्प्रेषण में यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश किसी ऐसे विवाद की सुनवाई कर रहा हो जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस लेख द्वारा उसके फैसले को रद्द कर दिया जाता है और उस मुकदमे से संबंधित कागजात अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय को भेजने की आज्ञा दी जाती है। अर्थात जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो लोअर कोर्ट है, वो हाई कोर्ट के मामलों को नहीं देख सकता है, उन पर सुनवाई नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो उत्प्रेषण है वो न्यायालयों के द्वारा उस समय दिया जाता है जब उनके जो अधीनस्थ न्यायालय का के जो न्यायाधीश है वो किसी ऐसे विवाद पर सुनवाई कर रहे हो जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, जिस पर उनको जो कार्य उनको दिया ही नहीं गया है, उस पर जब वो सुनवाई कर रहे हो, या जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय हो उस पर सुनवाई कर रहे हो, तो उत्प्रेषण का लेख निकाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जिस पर कि सभी मौलिक अधिकारों का अस्तित्व आधारित है। धन्यवाद।